आज हम लोग अभ्यास बैच में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार। ठीक है, इससे पहले की बात करेंगे तो आपका कितने टॉपिक हुआ? तो इससे पहले आपका 4 टॉपिक हो गया। प्ले लिस्ट में वीडियो डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष ये है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा, जिसको IMS कहते थे, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, IMS वर्ष में 1764 में मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। IMS की बात करेंगे तो कब प्रारंभ होता है? तो 1764 में क्या होता है? IMS जो था प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती होती थी। ठीक है, IMS में भारतीयों को कभी प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में IMS सेना की देखभाल के लिए थी। ठीक है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप देखेंगे हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का अखिल भारतीय सेवा है ना। लेकिन एक समय में इंडियन मेडिकल सर्विस भी हुआ करता था बहुत साल पहले। ठीक है, उसकी भी एग्जाम जो थी UPSC की तरह ही कंडक्ट होती थी। तो आप यहाँ पे देखोगे IMS जो है एक तरह से उस समय का, एक तरह से देखेंगे तो मतलब वरिष्ठ चिकित्सक सेवा होता था, जस्ट लाइक ICS। ठीक है, तो इसमें बोला ये 1764 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें भर्ती की बात करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती थी। और IMS में कभी भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया गया। अब प्रारंभ में IMS जो थी सेना के देखभाल के लिए थी। तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि IMS में कभी भर्तियों का प्रवेश नहीं दिया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आप देखेंगे आधुनिक आयुर्विज्ञान उन ब्रिटिश व्यापारियों, अधिकारियों और सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक था, जो अब प्रचलित जलवायु में आए दिन युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा की शुरुआत 1764 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में कब की गई थी? तो 1764 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय चिकित्सा सेवा को मुख्यतः सैन्य उद्देश्यों के लिए बनाया एवं जारी रखा गया। तो मुख्यतः किस लिए थे? तो सैन्य उद्देश्य के लिए मुख्यतः थे, लेकिन सेना को हमेशा उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं थी। तो सरकार किसी भी खाली पद पर नियुक्त कर दिया करती थी, जैसे प्रोफेसर, सफाई आयुक्त, ठीक है, रासायनिक विश्लेषक के रूप में भी। ठीक है, इसी दौरान देसी डॉक्टर, भारत का एक बड़ा तबका कलकत्ता, बंबई और मद्रास के कॉलेजों में पढ़ाई पूरी करके आ गया था। दस्ता की दृष्टि से वो IMS के लोगों के लगभग बराबर की योग्यता रखते थे, पर उन्हें काफी नीचे सब असिस्टेंट सर्जनों की रैंक में ही रखा गया था, और वेतन भी कम देते थे। वो उन्हें पदोन्नति भी नहीं की जाती थी। देसी डॉक्टरों के मांग के परिणाम स्वरूप 1865 में IMS में परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती मतलब की जाने लगी थी। ठीक है, तो ध्यान रखें IMS को लेकर सारे के सारे प्रश्न थे। ठीक है, चलिए, आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत एवं स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि तो किसे कहा जाता था? तो किसे बोलते थे? दरोगा को बोलते थे। किसे बोलते थे? दरोगा को बोलते थे। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय, ठीक है, क्या बोलते? दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, क्योंकि कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जिलों को 400 वर्ग क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, और ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? ग्रामीण क्षेत्र में जो जमींदारों के पास जो पुलिसिंग का जो अधिकार जो था, उसको मतलब क्या किया था? समाप्त कर दिए थे। और अंग्रेज दंड नायक, जो कि मजिस्ट्रेट हो गए, अंग्रेज दंड नायक को, मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिसिंग का कार्य मतलब था दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के हेतु मतलब क्या होती, पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की गई थी। ये सारे के साथ पुलिसिंग सुधार जो था, ठीक है, ध्यान में किसके द्वारा किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार भूस्वामी होते थे। क्या होते थे? जमींदार कौन होता था? तो जमींदार, ध्यान में रखना है, भूस्वामी होता था। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या प्रश्न है। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या है, तो वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किसके उद्देश्य से की गई थी? कौन सी कमीशन है? अमीनी कमीशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमीनी कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, भारतीय क्षेत्रों में शासन के उपयुक्त प्रशासनिक संरचना को तैयार करने के लिए, और आगे का स्टेटमेंट देखेंगे तो नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने के लिए, या फिर भारतीय कृषि व्यवस्था के संबंध व्यवस्थित और सूचना एकत्र करने के लिए। तो अमीन का तो काम क्या होता है? एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो क्या होगा? भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए, टू कलेक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, इसलिए अमीनी कमीशन आया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय इजारा प्रणाली के असफल पर, ठीक है, भूमि के सही आकलन तथा इजारेदारों के हिसाब की विस्तृत जांच करने एवं रैयतों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का विशेष समाधान के लिए
1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी अमीनी कमीशन की नियुक्ति, कब की गई थी? 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचना को मतलब क्या करना, एकत्र करना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है अमीनी कमीशन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि अमीनी कमीशन इसलिए आया था क्योंकि इजारेदारी प्रथा जो थी वो एक तरह से समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट का विशिष्ट लक्षण क्या थी। 1793 में बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। तो ये तो गलत है ना, सर्वोच्च न्यायालय तो इस समय नहीं था। उसने अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया था। ठीक है, उसके बाद उसने हिंदुओं और मुसलमानों को स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था, या फिर ठीक है उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था। तो बताना है कौन सा है। ठीक है, क्या इसका सही होगा? इसका आंसर सी है। ठीक है, बंगाल रेगुलेशन एक 1793 का सबसे विशिष्ट तत्व यह था कि इस तत्व के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी मान्यता एवं स्थान दिया गया था। अभी भी आप देखेंगे हिंदू और मुसलमान की जो अलग अलग जो उनका जो स्वीकृति कल्चर जो है उसको कानून के द्वारा भी मतलब मान्यता दिया जाता है। हालांकि जैसे आप जानते हैं फौजदारी कानून तो हिंदू मुसलमान के लिए एक ही होता है, लेकिन उनका जो मतलब दीवानी राइट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जो कि यूसीसी को लेकर चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ठीक है, यह सुधार शक्तियों के पृथककरण पर आधारित था। इस एक्ट के अनुसार हिंदुओं पर हिंदू तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। ठीक है, मतलब हिंदुओं पे हिंदू, अब मुस्लिम और हिंदुओं पे अलग अलग विधि कहाँ पे लागू होगी? तो क्या बोलते हैं, विवाह प्रतिच्छेद के मामले में हिंदुओं की तलाक की विधि, मुसलमानों के अलग अलग है, गोद लेने हो गया, बहुत सारा मामला जो होता है उनका अलग अलग, इसको पर्सनल लॉ कहते हैं। वही अभी भी देखोगे तो एक मतलब क्या है, सभी विवाद का कारण बनाओ कि दोनों के लिए अलग अलग कानून है। ठीक है, ज्ञात तो हो कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1773 का चार्टर एक्ट था, उसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात थी। ठीक है, अब 1773 में थी लेकिन स्थापना की बात करेंगे तो 1774 में हुआ। ठीक है, ध्यान में, इस सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, संघीय न्यायालय की बात नहीं हो रही है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट में रहेगी। ठीक है, ध्यान रखें, ये सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है और इसके जो हेड जो थे कौन बना, इलिया एमपी को बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी इसमें 3 जो थे अलग अलग जज थे, जिनका नाम था हाइड था, चैम्बर था, लिमेस्टर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 1834 में विधि आयोग कमीशन किया गया और इस समय जो था विधि आयोग की नियुक्ति जो थी 1833 के एक्ट में था और ये मैकाले को प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लॉ कमीशन कब बना था? 1834 में जो कि 1833 के एक्ट में था। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। अब पहले विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति की गई थी? तो मैकाले को की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखेंगे विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट वाज द सॉट बाय द इल्बर्ट बिल इन 1883। ठीक है, कहने का मतलब भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले हमें आप ये बताओ इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल आया था? ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? रिपन के शासनकाल में। आज से 3 दिन पहले भी ये इरविन बोली थी, फिर इरविन बोल रही है। ठीक, 3 दिन पहले ही बोले थे और उस समय भी इरविन बताई थी। ठीक है, क्या होगा, रिपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अदालत की डांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना। बिल्कुल ठीक है, तो यही सही है। ठीक है, देसी प्रेस एवं स्वतंत्रता पर खरा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी विद्यार्थियों को उसमें बैठने की प्रोत्साहित किया जा सके। शस्त्र एक्ट में संशोधन करके देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना था। ठीक है, तो पहला वाला सही था क्योंकि अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था, इसीलिए आपका आया था इल्बर्ट बिल। ठीक है, अब देखेंगे इल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो इल्बर्ट जो था आदमी का नाम था। ठीक है, क्या नाम था? इल्बर्ट की बात करेंगे आदमी का नाम था सर पीसी इल्बर्ट, जो वायसराय की परिषद के लिए विधि सदस्य थे। ठीक है, क्या था? सर पीसी इल्बर्ट की बात करेंगे जो कि वायसराय के परिषद के लिए विधि सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने भारत में यूरोपीय पदाधिकारियों के द्वेष एवं भेदभाव को दूर करने की भावना पर एक विधेयक पेश किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत में जो था, भारत में जो जजेस जो होते थे वो मतलब ब्रिटिश जो लोग जो होते थे, ठीक है, गोरे लोग जो होते थे, उनको किसी भी प्रकार का न्यायिक सजा वगैरह नहीं सुना सकते। ठीक है, मतलब भारतीय जज जो थे मुख्यतः भारतीय लोगों के लिए ही थे, जबकि ब्रिटिश जज जो थे वो दोनों के लिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एक इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
और इसी बिल को, ठीक है, जो कि सर पीसी इल्बर्ट के वायसराय की परिषद के विधि सदस्य के रूप में थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको इल्बर्ट बिल की संख्या दी गई। विधेयक का उद्देश्य जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त करके भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां, मतलब क्या करना, देना था। ठीक है, जैसे ही विधेयक प्रस्तुत हो गया, यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठार घाट मानकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अपने विशेषाधिकार की रक्षा है तो यूरोपीय समुदाय ने एक प्रतिरक्षण संघ बनाया, साथ ही विरोध प्रदर्शन कर कहने लगे कि क्या हमारा निर्णय काले लोग करेंगे। ठीक है, मतलब अब क्या अब हमको भी फैसला सुनाने के लिए काले लोग करेंगे। ठीक है, क्या वो हमें जेल भेजेंगे। ठीक है, क्या वो हम पर आज्ञा चलाएंगे, कभी नहीं। ठीक है, इस बिल के कारण लॉर्ड रिपन की बहुत निंदा होने लगी, अतः यह बिल वापस ले लिया गया। और रिपन जो था इस बिल की वजह से इस्तीफा भी दे देता है और वो वापस चला जाता है। ठीक है, तो ये था इल्बर्ट बिल। अगर कभी पूछेगा कब आया था इल्बर्ट बिल, तो 1883 में। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक। ठीक है, इल्बर्ट विधेयक 1883 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने सीमित दंडक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट है। दूसरा देखेंगे, इसे संपूर्ण सिविल और दंडिक, ठीक है, अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्तावित विधेयक भारत में रह रहे इंग्लैंड के यूरोपीय नागरिकों के विरोध में उत्पन्न हुआ। ठीक है, और बात करेंगे विधेयक का विरोध होने के बावजूद भी इसे बिना किसी परिवर्तन से पारित कर दिया गया, तो ये तो नहीं होगा ना, इसको वापस लेना पड़ा था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चौथा वाला तो सरासर गलत है, क्योंकि विधेयक तो पारित नहीं हुआ, विधेयक को वापस लेना पड़ा था। और दूसरा वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, इसमें संपूर्ण सिविल और दंडिक अधिकारिता भारतीय अधिकारियों को प्रदान करने का प्रस्ताव था, तो संपूर्ण तो नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते इल्बर्ट विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। ठीक है, सही है। इसमें भारतवासियों को यूरोपीय के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली। इसमें भारतवासियों को यूरोपीय के विरुद्ध आपराधिक दर्ज मामले करने की अनुमति मिली थी। तीसरा स्टेटमेंट की देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, यह राष्ट्रवादियों के समर्थन में इल्बर्ट के नेतृत्व में होने वाला एक आंदोलन था, तो गलत है। ठीक है, सिंपल सा इसमें क्या होगा, तो आंसर फर्स्ट ही होगा। इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में, ठीक है, भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर मतलब क्या करेंगे, तो न्याय विचार करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? किनका माइक हो रहा है? अब चलेंगे, देखेंगे प्रश्न क्या है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू होना गलत है। ठीक है, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रतिबंध लागू करना, यह भी गलत है। यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे, शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया जाता है। निम्नलिखित में से उस मसौदे का नाम क्या है? ठीक है, तो शिक्षा के लिए मैकाले को तो हम लोग जानते हैं 1834 में विधि आयोग उसी के नेतृत्व में लीड किया गया था। ठीक है, 1834 में विधि आयोग बना था ना। भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए, भारतीय वन नीति तैयार करने के लिए, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए, या फिर ठीक है व्यापार समुद्री नीति के मसौदा तैयार करने के लिए, तो किस लिए जाना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीआरपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। ठीक है, आप देखेंगे तो 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने शिक्षा पर अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा के साथ साथ भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता का मसौदा किसने तैयार किया था? सीआरपीसी किसने तैयार किया था? ठीक है, तो किसने तैयार किया था? तो मैकाले ने तैयार किया था। कोई मुझे बताएगा सीआरपीसी का फुल फॉर्म? क्रिमिनल प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं उसको? क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर होता है सर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों किसने तैयार किए थे? तो इंडियन पैनल कोड, ठीक है, आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो यही सीआरपीसी होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है ये। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। किसके समय पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। लेकिन ये तैयार तो मैकाले ने पहले कर दिया था, लेकिन जो पारित कब किया गया था
लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। 1800, ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ब्रिटिश कालीन बहुत सारे कानून को बदला गया है, ठीक है। सीआरपीसी की बात करेंगे, आईपीसी की बात करेंगे, तो बहुत सारे कानून को भी हाल फिलहाल में बदला गया संसद के द्वारा, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार करके आप लोग चलिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, सॉरी क्या नाम है इसका, मैकाले ने, को क्या चीज का श्रेय दिया जाता है? इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। इसमें लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा के साथ भारतीय दंड संहिता का मसौदा भी तैयार करने का श्रेय जाता है। इस सबके सब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही आते थे। अब चलते हैं, इस सारी चीज को अपनाया किसने थे, किसने सब चीज स्वीकार कर लिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। कब? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत के निम्न वास्तवों में से किसके काल में, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसको पारित किए गए थे, ठीक है। किसके? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। अब चलते आगे, ठीक है। परिसीमा कानून, ठीक है, ध्यान रखें क्या होता है, डिलिमिटेशन लिमिटेशन लॉ कहते हैं, ठीक है। परिसीमा कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 में पारित किया गया था, निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है, ठीक है, परिसीमा कानून। तो परिसीमा कानून जो है ना आपको, ठीक है, ध्यान रखें, साहूकार और, ठीक है, रैयत के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी, ठीक है। किसी भी तरह का अगर डील करते हैं तो 3 वर्ष से ज्यादा मतलब क्या होगा, नहीं होगा। उसी को बोला गया था लिमिटेशन लॉ, जो कि कितने वर्षों का होता था? 3 वर्षों का होता था, ठीक है। ध्यान में रखें, किसके किसके बीच होता था? तो साहूकार, ठीक है, और किसान के बीच में होता था, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? इसको परिसीमा कानून बोलते थे। कितने वर्षों के लिए होता था? 3 वर्षों के लिए होता था। वर्ष 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा परिसीमा कानून पारित किया गया, जिसके तहत ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होता था। इस कानून का उद्देश्य समय के साथ ब्याज को संचित होने से रोकना था, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, पहला नगर निगम की बात करेंगे तो मद्रास में आपको पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, ठीक है। इसके मेयर की बात करेंगे तो ताराचरियन जो थी, आई थिंक मेल था कि पुरुष का नहीं पता, लेकिन ताराचरियन की बात करेंगे तो फर्स्ट मतलब मेयर बना था जो कि मद्रास पे था, ठीक है। और 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया, ठीक है। ये किताब का सोर्स दिया हुआ, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार का पहला नगर निगम कहाँ पे था, तो आरा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? आरा जो था बिहार का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे मद्रास जो था, ध्यान में, ब्रिटिश भारत का पहला नगर निगम था जो कि 1688 में स्थापित कर दिया गया था। तो इसे भी आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। किसकी अध्यक्षता में वह न्यायिक योजना बनी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के जिलों को बांटा गया था तथा प्रत्येक जिलों को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में वह न्यायिक योजना 1772 में, ठीक है, 1772 में गठित सर्किट कमेटी बनी थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांट गया तथा प्रत्येक जिलों को कलेक्टर के अधीन रखा गया था, ठीक है। ध्यान में रखना है, जिलों में कलेक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन उन्हें एक निश्चित करने का अधिकार नहीं था। कानून को पुनः नियुक्त किए गए तथा सर्वोपरि, ठीक है, सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में था। ये समिति बंगाल में भूमि बंदोबस्त योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए भी बनाई गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, वारेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है, न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था और प्रत्येक जिलों को कलेक्टर के अधीन रख दिया गया। कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था? राजस्व को मतलब क्या करना, कलेक्ट करना, ठीक है। राजस्व को मतलब क्या करना, वसूलना जो था कलेक्टर का काम था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको विचार करना है। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल की स्थापना की, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश रेगुलर पुलिसिंग फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो ठीक है। 1774 में 1774 में कलकत्ता में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ, ठीक है। तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, 2 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सही है। ये आपका हेस्टिंग के शासनकाल में नहीं हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, जिसने मतलब प्रत्येक मतलब दरोगा वगैरह का जो स्थापना जो किया था, सब किसने किया था? कॉर्नवालिस ने किया था,
भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल का गठन का श्रेय किसे जाता है? कॉर्नवालिस को जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ, जो आज भी भारत के न्यायालयों में आपराधिक न्याय निर्णय करने के लिए प्रकाश स्तंभ के समान है। हालांकि अभी कुछ कानून को बदल दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, ठीक है, कथन एक, कथन दो। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक आपको परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना। पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, कहाँ है भाई क्वेश्चन, कहाँ है, मतलब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन दो कथन एक ही सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन दो कथन एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट रहेगा तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। चौथा का क्या है, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, ठीक है। एक में स्पष्टीकरण है, एक में नहीं, एक में कथन एक सही है और एक में कथन दो सही है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब उसी के आधार पर क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताना, पहला स्टेटमेंट जो देखेंगे, ब्रिटिश विधिवेत्ता प्रामाणिक मूल ग्रंथों ने अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों पे भरोसा करते थे। ये स्टेटमेंट सही है क्या? हाँ सही है। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश सत्ता ने, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता ने 1783 में हिंदू कानून होता था, 1750 में मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध करवाया, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। सी में क्या था, सी में क्या था, सी में कथन एक सही है, कथन दो जो है गलत है, वही ना था सी में, ठीक है। अब देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बात करें, 72 से लेकर 85 तक था, ठीक है। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट भी आपको आया था। न्यायिक सुधारों के लिए विख्यात है। वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की थी। और दीवानी अदालत का जो प्रधान जो होता था, कौन होता था? कलेक्टर होता था। कौन होता था दीवानी अदालत का प्रधान? तो दीवानी अदालत का प्रधान की बात करें कौन होता था? कलेक्टर होता था, ठीक है। और जो कि न्याय किस प्रकार करता था, तो कलेक्टर जो था भारतीय कर्मचारियों की सहायता से मतलब क्या करता था? न्याय करता था। फौजदारी मामलों का प्रधान भारतीय अधिकारी होता था, जो मौलवियों और, ठीक है, मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी अदालत का कार्य देखता था। गलती लिख दिया है क्या? ये गलत कर दिया है, ठीक है। तो फौजदारी ऊपर जाएगा, दीवानी नीचे आएगा, ठीक है। मौलवी वाला में दीवानी आएगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया हुआ, फौजदारी सुधार लीजिएगा। तत्कालीन समय में दीवानी मामले जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के मामले में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून के आधार पर तय किए जाते थे। इसलिए दीवानी जो मामले जो थे ना, वो जो था उसमें मौलवी और मतलब पंडितों की मतलब भूमिका होती थी, ठीक है, ध्यान में रखना। जबकि फौजदारी मामले में मुस्लिम कानूनों को ही मतलब यहाँ पे दो तरीके से आप समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक दीवानी कानून, ठीक है, एक दीवानी कानून होता था। तो एक दीवानी कानून होता था, ठीक है, एक दीवानी कानून। दीवानी कानून में क्या था? मुस्लिम, ठीक है, प्लस हिंदू, ठीक लिखा हुआ, हमें मिस्टेक कर गया, ठीक है। दोनों के अनुसार इसमें जो भी चीज थी, अगर हिंदू कानून जो कहता था उसके अनुसार, अब मुस्लिम कानून जो कहता था उसके अनुसार चीजें चलती थी, ठीक है, समझ गए दीवानी कानून में। आप चलेंगे फौजदारी कानून। अब फौजदारी कानून की बात करेंगे तो फौजदारी कानून में जाता है, इसमें जो नियम वगैरह जो था ना, तो ये मतलब पूरे के पूरे मुस्लिम लॉ से चलता था, ठीक, किस लॉ से चलता था? मुस्लिम लॉ से आपका फौजदारी कानून चलता था। इसमें क्या लिखा हुआ है? दीवानी अदालत का प्रधान कलेक्टर जो भारतीय कर्मचारियों के साथ न्याय करता था। फौजदारी मामलों का प्रधान भारतीय अधिकारी होता था, जो मौलवी और मुफ्तियों की सहायता से फौजदारी अदालत का कार्य करता था, ठीक है। तत्कालीन समय में दीवानी मामले जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के मामले में हिंदू और मुसलमानों के मामले में मुस्लिम कानून था। लेकिन जब फौजदारी मामले की बात आता था तो फौजदारी मामले में कौन सा लॉ चलता था? मुस्लिम लॉ चलता था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों के एक पुस्तक का रूप देने का भी काम किया और 1776 में संस्कृत में एक पुस्तक, ठीक है, छपी जिसको बोलते थे कोड ऑफ जेंटू लॉ, ठीक है। तो कोड ऑफ जेंटू लॉ के मतलब छपने का काम जो था 1776 में था, ठीक है। और 1791 में विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक की, ठीक है, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ छपी। साथ ही फतवा आलमगारी का अंग्रेजी अनुवाद भी करवाया गया, ताकि इनसे समझने में यह मिलता है मुस्लिम कानून क्या है और हिंदू कानून क्या है, ठीक है। तो ध्यान में रखेगा। 1791 में विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक की कौन सी किताब छपी थी? डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। 1776 में संस्कृत की एक पुस्तक कोड ऑफ जेंटू लॉ छपी थी, ठीक है। साथ ही फतवा है आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया था, ताकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी जो थी, उसको ये समझने में मदद मिले से हिंदू लॉ क्या कहता है और इस्लाम लॉ क्या कहता है, ठीक है, मतलब मुस्लिम लॉ क्या कहता है। 1793 में विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था?
ठीक है। ध्यान, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रहण की दक्षता अन्य कार्यों का बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य के रूप में यूरोपीय के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जाना चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेतित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था, महसूस करता है कि एक व्यक्ति इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। ठीक है, तो सी नंबर ही ऑप्शन आई थिंक सही होना चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर ही ऑप्शन सही है, क्योंकि मतलब हेस्टिंग्स ने तो बहुत पावर दे दिया था ना, लेकिन कॉर्नवालिस जो था वो आता है तो इसमें बहुत अधिक मतलब चेंज करता है। ठीक है, 1791 कानून के द्वारा जिला कलेक्टर को की न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। तो अब कलेक्टर के पास क्या रहेगा, न्यायिक शक्ति नहीं रहे, क्या करेगा वो, तो केवल टैक्स कलेक्ट कर सकता है, केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया, क्योंकि कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर से संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था। ठीक है, और वो महसूस करता था कि एक व्यक्ति के इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है। ठीक है, अभी भी अगर बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास क्या होता, बहुत अधिक शक्ति होता है उसके पास, कभी कभी वो न्यायिक शक्ति का भी प्रयोग करता है। ठीक है, अब बोलोगे सर न्यायिक शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करता है, तो देखिएगा उसको बोला जाता है दंडाधिकारी के तौर पर भी कभी कभी काम करते हैं, कुछ कुछ क्षेत्र में धारा वगैरह 144 वगैरह को इंट्रोड्यूस करना, और भी बहुत सारी चीजों में इसके पास बहुत अधिक परम शक्ति होती है। ठीक है, अभी भी न्यायिक शक्ति है। ठीक है, लेकिन और उस समय तो मुख्यतः इनकी नियुक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि राजस्व को एकत्र करेंगे। ठीक है, हालांकि इनके पास न्यायिक शक्ति गई तो कॉर्नवालिस आता है तो इनसे न्यायिक शक्ति को छीन लेता है। आप देखेंगे वेन मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियम कब हुआ था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, तो 1871 में। ठीक है, ध्यान में कब था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, कब आया था, तो 1871 में आया था। भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1871 को अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उत्तर भारत में सर्वप्रथम बंगाल में 1876 में तथा 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। तो ये अधिनियम जो था, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो था, तो 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है। ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल में 1876 में और मद्रास में, ठीक है, 1911 में इसको लागू किया गया था। कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था, तो बंगाल में 1876 में, मद्रास में 1911 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रंसविदावध सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जानी जाती है। तो किसने किया सिविल सेवा का जन, किसे कहते हैं, ठीक है, तो कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, कॉर्नवालिस ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण करने का प्रयास किया। कॉर्नवालिस ने अनुबंध सेवाओं की शुरुआत की, ठीक है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती थी, जिसको बोलते थे उसे में आईसीएस बोलते हैं। ठीक है, वही आईसीएस जो था अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, जिसको आईएएस कहते हैं। कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, उसने न्यायिक सुधारों को वर्ष 1794 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। कब की गई थी कॉर्नवालिस संहिता, 1793 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें, जो शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। ठीक है, कर को क्या किया और न्यायिक प्रशासन को मतलब पृथक कर देता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे आप देखोगे केवल टैक्स वसूलने की शक्ति की बात करेंगे तो कलेक्टर को दिया गया, कलेक्टर से न्यायिक प्रशासन की शक्ति जो थी उसने वापस ले लिया। ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले ली गई, उनके पास केवल कर संबंधी शक्तियां रह गई। उसने न्यायिक संगठन मतलब क्या किया, स्थापित किए कर, न्यायिक संगठन स्थापित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकार पृथक कर दिए। उसने कलकत्ता में सदन निजामत न्यायालय की स्थापना की, जो फौजदारी न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था। कॉर्नवालिस में न्यायिक सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तब विलियम जोन्स का भी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विलियम जोन्स ने किसका स्थापना किया था, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो अगेन सेम क्वेश्चन, किसने की था, कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, तो ध्यान रखें कॉर्नवालिस के समय में कर दिए गए थे। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने की सर्वोच्च कोर्ट माना गया है। ठीक है, तो कलकत्ता में जो था सदन निजामत न्यायालय की बात करेंगे, जो कि मतलब फौजदारी अपील करने का मतलब क्या था, सर्वोच्च कोर्ट मतलब इसको माना गया था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों का सलाहकार था, तो कौन था, तो विलियम जोन्स था। कौन था, तो ध्यान में रखेंगे कौन था, तो ध्यान रखना विलियम जोन्स जो था उसका
सहायक था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पे केंद्रीय राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अप्रोक्स 42% के आसपास व्यय होता था। ठीक है, 41-42% था, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे बिपिन चंद्रा के अनुसार भारत में सैन्य बल पे कुल राजस्व का व्यय 1904 में 52% लगभग खर्च होता था, जबकि सुमित सरकार के अनुसार 81-82 में भारत सरकार के बजट का 41.9% था, 91-92 में 45.2% था, जबकि 1904-5 में 51.9% सेना पर व्यय हो रहा था। ठीक है, बीएल ग्रोवर के अनुसार भारत को अपनी कुल आय का लगभग 33%, ठीक है, ध्यान रखें कितने प्रतिशत, 33% मतलब व्यय करना पड़ता था। आयोग ने विकल्प ए को शामिल सही माना। ठीक है, मतलब इसके अनुसार 40% को मतलब क्या माना गया है, तो सही माना गया है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, मतलब ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना व्यय होता था? अप्रोक्सली बहुत सारे इतिहासकारों ने आधा माना है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 40% के आसपास लिया है। ठीक है, बिपिन चंद्रा के हिसाब से अगर बात करें तो 1904 में 52% होता था, जो कि कुल राजस्व का लगभग आधा था। ठीक है, और उसी तरह सुमित सरकार ने भी 51.9% बताया है, मतलब कुल राजस्व का अप्रोक्स में अगर बात करेंगे तो आधा जो था यहाँ पे खर्च होता था। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्ट वगैरह, उससे हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, तो शस्त्र अधिनियम जो था किसके समय, लिटन के समय में आया था। शाही पद अधिनियम की बात करेंगे तो 76 में आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे तो 61 में आया था। अब भारतीय विवाह विच्छेद आई थिंक 69 में होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करेंगे तो 1878 में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शाही अधिनियम की बात करेंगे 1876 में आया था। अब महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया था, तो महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया, तो ध्यान रखेंगे क्या घोषित किया गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो भारत सामग्री जो था महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम की बात करेंगे तो 1861 में भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम आता है। और कई जगह पे, 3 जगह पे आपको हाईकोर्ट की स्थापना आपको की जाती है। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता में, मद्रास में, और कहाँ पे थी, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, और कहाँ पे थी, तो बंगाल में आपको देखने को मिले, सॉरी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक है, 3 जगह पे था ना। अब भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम की बात करेंगे तो 1869 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर, फिर से रिपीट करो, ये हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए, गवर्नर का नाम भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आप देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्री टू होल्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या लिखा, सिमिल्टेनियसली इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, 1922 में हुआ था एक साथ, मतलब दोनों जगहों पे परीक्षा कराने की बात जो थी। 1922 में पहली बार परीक्षा हुआ था, हालांकि एक जो था 1919 का एक था। ठीक है, अब पहली बार परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ हुई थी, और कहाँ पे हुई थी, तो प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, प्रयागराज, दैट टाइम इलाहाबाद। ठीक है, एक साथ परीक्षा कराई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की मांग को स्वीकार करके 1922 में इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी भारतीय सिविल शिक्षा परीक्षा का आयोजन होने लगा। ठीक है, ये किस एक्ट में था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में लोक सेवा आयोग को गठन करने का प्रावधान था, जिसे 1926 में स्थापित किया गया। तो 1919 में ही एक लोक सेवा आयोग बनाने की बात थी, और इसको आपको ध्यान में रखना, कब मतलब इसको मतलब लाया गया, कब लाया गया, मतलब लोक सेवा आयोग भारत में बना कब। ठीक है, कब बना लोक सेवा आयोग भारत में, तो ध्यान में रखना है, तो 1926 में बना था। कब बना था, तो 1926 में बना था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। चलिए, इसको क्वेश्चन को देखिए क्या होगा, मिलाइए। मिल रहा है, नहीं मिला अभी तक आप लोग से। रेलवे आयोग किसके समय में आया था, रेलवे जो था रॉबर्टसन हो जाएगा। ठीक है, अकाल जो था आई थिंक मनक्रीप था। सिंचाई फ्रेजर हो जाएगा, नहीं पुलिस फ्रेजर हो जाएगा। सिंचाई मैनक्रीप हो जाएगा, सिंचाई क्या, मैनक्रीप हो जाएगा। रेलवे में किधर गया, रॉबर्टसन भाई साहब, ये इधर जाएगा। बच कौन गया, मैकडोनल्ड की बात करेंगे, मैकडोनल्ड कौन सा बच गया, फाइनेंस कमीशन, पुलिस यही होगा। विभाग। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अकाल आयोग की बात करेंगे, नहीं पुलिस फ्रेजर होगा। ठीक है, अकाल आयोग मैकडोनल्ड लगाया ही था, मैकडोनल्ड अकाल आयोग। ठीक है, उसके बाद के रेलवे जो था रॉबर्टसन हो जाएगा। सिंचाई जो था मनक्रीप हो जाएगा।
पुलिस आयोग जो था फ्रेजर था, मैन ऑफ कमीशन, ठीक है, जिसने कमीशन का काल कहा जाता है, किसके समय काल को कमीशन का काल कहा जाता है? करजन। ठीक है, इस सारे के सारे आयोग जो थे किनके समय बने थे? सारे के सारे आयोग जो था ध्यान में रखेंगे कमीशन किसके समय बने थे, तो सबके सब जो बने थे किनके समय बने थे, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबके सब जो थे आपको इसके समय बने थे। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या नाम है इनका? करजन के समय बने थे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण, पूछा जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अकाल आयोग 1900 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1900 ईस्वी में, मैकडोनल्ड के कमीशन में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलेंगे रेलवे। रेलवे बनी थी 1901 में, कहिए रॉबर्टसन की। ठीक है, सिंचाई आयोग की बात करेंगे, मॉनक्रिफ, स्कॉट मॉनक्रिफ। ठीक है, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ पूरा नाम था। ठीक है, पुलिस की बात करेंगे तो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनी थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावना है। ठीक है, और ये जो टॉपिक जो था आपका जो था, ये टॉपिक कौन सा टॉपिक था? तो टॉपिक का नाम था सारे आयोग वगैरह से सबके सर्विस में प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, जो कि होता है समाप्त। ठीक है, टॉपिक का नाम एक बार और से देख लीजिए, ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार समिति। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, यहाँ से आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो है आज हम लोग जो चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 के? ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां एवं भारतीय, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। ठीक है, तो ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विद्रोह वगैरह भी इसमें आपको देखने को मुख्यतः मिलेंगे, या फिर आगे के वाला चैप्टर में होगा, लेकिन इन्हीं नीतियों की वजह से क्या था, विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं द टर्म ऑफ दस्तक। दस्तक क्या होता था? तो दस्तक जो था एक तरह का दस्तक करने का अधिकार दिया जाता, जो कि ट्रैफिक फ्री मतलब शुल्क मुक्त व्यापार को क्या बोलते थे? दस्तक कहते थे। क्या कहते हैं उनको? दस्तक कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दस्तक सबसे तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार से, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को प्राप्त था। इनके माध्यम से कंपनी शुल्क मुक्त व्यापार करती थी। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो उसने कंपनी पर दस्तक दुरुपयोग का आरोप लगाया। कंपनी द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण ही मीर कासिम ने सारे आंतरिक कर समाप्त कर दिए। ठीक है, क्या करें? सारे आंतरिक कर समाप्त कर दिए। मतलब दस्तक का अधिकार किसके पास था? कंपनियों के पास था। लेकिन ठीक है, मीर कासिम ने जो आम जनता जो थी, भारतीय जनता थी, उनसे भी मतलब क्या किया, तो दस्तखत के उनसे भी मतलब क्या कर लिया, मतलब सभी के लिए मतलब क्या कर दिया, कर फ्री कर दिया। तो सबके लिए जब टैक्स जब फ्री हो गया, तो जिनके पास दस्तक अधिकार था उनके लिए तो दस्तक क्या हो गया, फालतू सा हो गया, क्योंकि टैक्स ना तो ब्रिटिश को देना ना तो भारतीयों को देना, तो क्या ही मंतव्य बन जाता। इसी वजह से मीर कासिम का संबंध जो था ब्रिटिश के साथ खराब हो गया। ठीक है, ताकि उसकी प्रजा भी कम से कम अंग्रेज कंपनी के कर्मचारियों के साथ ही स्तर पर व्यापार कर सके। ठीक है, आप चलेंगे जब व्यापारी सॉरी डच व्यापारी निम्न से क्या भारत में खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। ठीक है, तो डच व्यापारी जो थे ना, वो मुख्यतः सूती वस्त्र पे इनका जब बड़ा ध्यान होता था। ठीक है, ब्रिटिश लोग तो मतलब मसाला वगैरह खरीदते थे, पोर्तुगीज वगैरह, लेकिन ये जो था मुख्यतः क्या करे, डच जो क्या खरीदते थे, सूती वस्त्र खरीदते थे, इसको ईस्ट इंडीज में बेचते थे। डच व्यापारी मुख्य रूप से सूती वस्त्र भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल से कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, सोरा, चावल एवं गंगा घाटी की अफीम बाहर भेजते थे। 1690 के बाद पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य स्थान क्या था, बन गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक है, बाय द लेट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, भारत किनका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक था? सूत तथा गेहूं का, सूती मतलब सूत जिसको कहते हैं कॉटन, चीनी चावल का, ठीक है, चीनी एवं एथेनॉल का, फिर लौह एवं इस्पात का। किसका प्रमुख निर्यातक बन गया था? ठीक है, मतलब भारत से जाता था। तो सिंपल प्रश्न में क्या हो जाएगा, कॉटन तथा गेहूं। ठीक है, कॉटन यार्न या फिर वीट। ठीक है, ध्यान में रखना। 19वीं शताब्दी के उत्तर में भारत सूत तथा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था। ध्यातव्य हो कि 19वीं शताब्दी के उत्तर में भारत में मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई। ठीक है, 19वीं सदी में छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक है, पहला कपड़ा मिल की बात करें 1853 में कवास जी नानाभाई जी ने, ठीक है, बंबई में प्रारंभ किया था। ठीक है, कब किया था? 1853 में पहला कपड़ा मिल कहाँ पे? तो बंबई में स्थापित किया गया था। ध्यान में रखें, कहीं कि 1854 भी दिया रहता है। ठीक है, इसको ध्यान में थोड़ा रखिए, कवास जी नानाभाई के द्वारा बंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये जो था क्या बोलते हैं, जूट का फैक्ट्री जो था पहला, ये कलकत्ता के पास में लगा था, कोई जगह है कलकत्ता में लगा था पहला जूट का फैक्ट्री। लेकिन कॉटन की फैक्ट्री की बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, तो ये आपको कहाँ पे लगा था? बंबई में लगा था। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे। ठीक है, मोटराना, ठीक है,
क्या खटखट खटखट कर रहे हैं आप लोग? अब बात करेंगे यहाँ पे, देखें कुछ प्रश्न है, ठीक है। मोटराना और हथियाना किससे निर्दिष्ट करते हैं? ठीक है, मोटराना और हथियाना क्या है? कोई बाजार जहाँ किसान अपनी उपज लाते थे, जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए कर, जमींदारों की मोटर कार या हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों द्वारा लिया गया लगान। या फिर बात करेंगे, ठीक है, क्या था? तो मोटर कार या हाथी रखने वाले जमींदारों का उपनाम। जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर लगाए गए कर जो था उसको बोलते थे मोटराना और हथियाना कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसानों द्वारा मोटराना हथियाना नामक जमींदार द्वारा नई कार खरीदने तथा अपने हाथियों के लिए लिया जाता था, ठीक है। तो जब उनको नई कार खरीदना पड़ता था या अपने हाथी खरीदना पड़ता था तो क्या करते थे? जमींदारों के ऊपर क्या कर देते थे? वो कर लगा देते थे, ठीक है, ध्यान रखें। इस कर को क्या बोलते थे? मोटराना और क्या बोलते थे? हथियाना, ठीक है। तो हाथी खरीदने के लिए हथियाना, मोटर खरीदने के लिए मोटराना कर जो थे लेते थे, ठीक है, किसानों से, ठीक है। अब चलेंगे अंग्रेजों की राजस्व नीति, ठीक है। अंग्रेजों की राजस्व नीति में 3 प्रकार की राजस्व नीति मिलेगी, ठीक है। एक रैयतवारी मिलेगी, दूसरा जो था जमींदारी है, और तीसरा की बात करें महलवारी है, ठीक है। इसमें जो जमीन के मालिक जमींदार होंगे, रैयतवारी में जमीन का मालिक क्या होता था? किसान होता था, इसको रैयत कहते थे। अब महलवारी जो था एक मोहल्ले के साथ पूरा गांव, 2-3 गांव को मिला के मतलब ये किया जाता था, ठीक है। अब इनसे प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में बहुतायत पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपीपीसीएस में तो हर साल मतलब पूछता है, ठीक है, बीपीएससी में आने की संभावना होती है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? सिंपल ही प्रश्न है, क्लाइव ने दिया था। किसने दिया था? क्लाइव ने दिया था। सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था सर्वप्रथम क्लाइव ने किया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली वाले को 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया गया, ठीक है। 1776 में 5 वर्षीय ठेके की समाप्ति पूर्ण करके 1 वर्ष की प्रणाली अपनाई कर संग्रह के अधिकार नीलाम कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अधिक बोली लगाने वालों के भू राजस्व वसूलने का अधिकार जो था, ठीक है, किसने दिया? क्लाइव ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। मतलब जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसी को मतलब राजस्व संग्रहण का अधिकार मिल जाएगा। तो कौन सी व्यवस्था थी? इसको इजारा बोलते थे, ठीक है। कौन सी प्रथा बोलते थे? इजरा प्रथा कहते थे, ठीक है। इजारा या फिर इजारेदारी प्रथा का संबंध जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। इजारेदारी, ठीक है, इजारेदारी प्रथा को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। किसने किया था? किसने लागू किया था इजारेदारी को 1772 में? किसने? ठीक है, तो ध्यान रखें, हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इसने तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? इसको लागू किया था, ठीक है। इस प्रथा की 2 व्यवस्था थी, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक बोली लगाए जाने वालों को, ठीक है, ध्यान रखें, ठेके पर दे दी जाती थी। लेकिन ये 1772 में तो थी 5 वर्षीय से का, तो लेकिन बाद में जाके 76-77 में जाके इसको 1 वर्षीय कर दिया जाता है, ठीक है। इस व्यवस्था में कंपनी को लाभ हो परंतु उनकी वसूली में स्थिरता है, ठीक है। 1777 में 5 वर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे, ठीक है। इजरा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कृषि राजस्व की एक प्रणाली थी, बिल्कुल। इसने बिचौलियों की भूमिका को बढ़ावा दिया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था, ठीक है। इजरादारी राज्य को सिर्फ निश्चित राशि का भुगतान करता था। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो क्या था? तो भाई साहब सबसे पहली बात क्या है? अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द पीजेंट। तो गलत है। इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित नहीं होता था, क्योंकि क्या होता था ना, जो 1-1 साल वाला जो कर दिया था, तो जो नए नए लोग जो थे क्या करते थे? बोली लगा कर ले लेते थे और उसके किसानों से अधिक कीमत क्या करते थे? वसूल करते थे, इसलिए फिक्स नहीं होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था को परिवर्तित करने का मुख्य कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े किसानों के नए वर्ग का सृजन, भूमि के वास्तविक मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या था? तो वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था को परिवर्तित करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि शुरू में 5 वर्ष के लिए था, बाद में आप देखोगे तो उसको 1 वर्षीय बना दिया जाता 1776 में। रीजन का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता जो थी
इसी कारण ऐसा किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था क्यों किया, लाने का रीजन क्या था? तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता थी, इसलिए बोला कि 5 साल के लिए क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कब था? तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में 5 वर्षीय, ठीक है, बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था को सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता था, क्योंकि पैसा क्या था, एक बार मिल जाती थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कंपनी के कर्मचारी को भू राजस्व वसूली होने वाले परेशानी से मुक्ति मिली। ठीक है, लेकिन पंचवर्षीय व्यवस्था असफल है। कृषकों को बहुत कष्ट हुआ, अधिकतर ठेकेदार केवल सट्टेबाज थे, न तो उन्हें जानकारी थी या न ही भूमि में अस्थायी रुचि थी। इस प्रणाली के तहत किसानों ने भू राजस्व निश्चित नहीं होता था। ठीक है, ये सबसे दुखद चीज था। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? फिर वही क्वेश्चन है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। किसने किया था? हेस्टिंग्स ने। सरकारी साख सुझाव किसने दिया? ठीक है, ध्यान रखिए, कोऑपरेटिव क्रिएटिव का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेडरिक निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? तो सरकारी साख का सुझाव किसने दिया था? ध्यान में रखेंगे, किसने दिया था? फ्रेडरिक निकोलसन ने इसको सुझाव दिया था। ठीक है, फ्रेडरिक निकोलसन मद्रास का एक सिविलियन था, ठीक है, मतलब अधिकारी था। उसने सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में भारत के सहयोग साख समिति चलाने का सुझाव दिया। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फिलिप फ्रांसीसी ने। किसने प्रस्तुत किया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो फिलिप फ्रांसीसी ने, ध्यान में रखेंगे, प्रस्तुत किया। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसीसी ने अस्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया था, जिसे 1797 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस प्रणाली के अंतर्गत जमींदारों को जमीन का स्वामी मानकर भू राजस्व वसूला जाता था, कर सरकार के निश्चित करती थी। ध्यान में रखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे ना, तो अस्थायी बंदोबस्त जो था, जिसको कॉर्नवालिस ने आगे चल के लागू किया, इसको सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? फिलिप फ्रांसीसी ने दिया था। नाम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसीसी ने अस्थायी बंदोबस्त का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन किसके शासनकाल में? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त आई नहीं थी। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस ने फिलिप फ्रांसीसी को विचार को लागू करते हुए 1793 में, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, समझ गए ना? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? फिर वही क्वेश्चन तो बता ही दोगे, क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। देखिए कितना बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, देखें इसका सोल्यूशन पढ़िए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1789 में सर जॉन सॉर ने भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करके नई पद्धति रूपरेखा सामने रखी, जो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तेमारी या फिर जागीरदारी या फिर विसेबदारी के रूप में जानी जाती थी। किस रूप में जानते थे? अस्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी भी कहते थे, जागीरदारी भी कहते थे, ठीक है, विस्वेदारी भी कहते थे। ठीक है, अस्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त ने, ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। ठीक है, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते थे। इस्तेमारी व्यवस्था के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था, इसमें जमीनों का भूमि कौन था? भूमि स्वामी कौन था? तो जमींदार हुआ करता था। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की थी? तो बंगाल में लागू थी, बिहार में लागू थी, और ध्यान में रखना उड़ीसा में भी ये व्यवस्था जो थी आपकी लागू थी। ठीक है, कालांतर में यह पद्धति यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ। यूपी में भी लागू था, लेकिन बनारस वाला हिस्सा में लागू था। उत्तरी कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया। ये यहाँ से प्रश्न आएगा, अस्थायी भूमि व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भाग सम्मिलित थे। ठीक है, तो अस्थायी भूमि व्यवस्था में कितने प्रतिशत? 19% भाग जो था इसमें आपको शामिल होता था। ठीक है, इस व्यवस्था में लगान भू राजस्व का कितना होता था? भू राजस्व का 10/11 जो था, ध्यान रखिएगा, जो भू राजस्व होता था उसमें मान लीजिए 11 रुपया है ना, तो 11 रुपया में से 10 रुपया जो था सरकार को जाता था, मतलब गवर्नमेंट को जाता था। 1 रुपया की बात करें किसे जाता था? 11 में से 1 रुपया जो था जमींदारों को निश्चित किया जाता था। मतलब 10/11 भाग की बात करें किसका था? तो कंपनी सरकार का था, ध्यान में रखेंगे। 1/11 की बात करें किसका था? 1/11 की बात करें किसका था? तो क्या नाम है, जमींदारों को निश्चित किया जाता था। जेम्स ग्रांट ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मतलब क्या, विरोध किया था, जो कि ये स्वयं कॉर्नवालिस के प्रमुख सलाहकार थे। तो जेम्स ग्रांट का नाम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जेम्स ग्रांट जो था कॉर्नवालिस के सलाहकार था, उसने मतलब व्यवस्था का क्या किया था? विरोध किया था। जबकि आरसी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया। ठीक है, आरसी दत्त की बात करेंगे, इतिहासकार है। ठीक है, भारतीय इतिहासकार, उन्होंने पुस्तक लिखा है, उनकी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक है, आरसी दत्त ने मतलब क्या किया था? इस व्यवस्था का मतलब क्या किया था? उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है,
तो अस्थायी बंदोबस्त को और किस किस नाम से जानते थे? इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते थे, ठीक है, बिल्कुल। जमींदारी भी कह सकते थे, विस्वेदारी भी कहते थे, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया? तो ध्यान रखेंगे कॉर्नवालिस ने लागू किया। किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने लागू किया, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार का है, ठीक, क्या था? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों पे भू कर की वसूली, ठीक है। और इसमें कितना भाग कंपनी सरकार की कितना होती थी? तो 10/11 भाग कंपनी सरकार की होती थी, 1/11 भाग किसकी होती थी? तो जमींदारों की होती थी, ठीक है, जो कि इनको राजस्व वसूलने का अधिकार था, ठीक है। और जेम्स ग्रांट ने इसका क्या किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त का विरोध किया, जबकि आरसी दत्त की बात करेंगे क्योंकि भारतीय इतिहासकार, इन्होंने क्या किया? इसका समर्थन किया है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे, इसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। किसके साथ किया जाता था? तो जो जमीन के मालिक जमींदारों को बनाया गया था, मुख्यतः किसके साथ होती थी? तो ये जमींदारों के साथ होती थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट उसे कहते हैं। 1793 में किसने शुरू की? तो फिर से बता दी किसने शुरू की, तो ध्यान में रखना है कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू की? तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट लैंड सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच रीजन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किया गया था? तो मुख्य शब्द देखिए, बनारस, बंगाल सूबा और बनारस में। बंगाल सूबा में कौन कौन आता था? बिहार आता था, उड़ीसा आता था, बंगाल आता था। अब बनारस में भी किया गया था, ठीक है। उत्तरी कर्नाटक में भी किया गया था, ये भी देखना। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था, लेकिन बनारस में तो था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव का विरोध किया गया था? तो किसने किया था? जेम्स ग्रांट ने इसका विरोध किया था, ठीक है, ध्यान रखिए किसने किया था। और आरसी दत्त ने क्या किया था? उसके सहमत है, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। तो वो क्या क्वेश्चन, अस्थायी भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? तो ही कंप्लीटली सपोर्टेड इट, उन्होंने इसका मतलब क्या किया? पूर्ण समर्थन किया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने पर कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ के देखा जाता है? मतलब कहने का मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था को जो लागू किया, उसके कानूनी विवाद की जो प्रकृति जो थी, उसमें मतलब बढ़ोतरी देखी गई। तो क्या रीजन जो थे, जो कि इस कारक को रूप में जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखना है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या फिर कथनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर लिया है कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अब रीजन क्या था, किसके वजह से मतलब किसके वजह से मतलब बहुत अधिक मतलब कोर्ट केस वगैरह शुरू होगा, तो उसका रीजन कुछ और था। उसका रीजन क्या था, पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में से जमींदारों का भूमि का वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था। मतलब मालिक कौन होता था भूमि का? जमींदार होता था। जब तक कोई लगान एकत्र करके उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे, 1/10 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखते थे, लेकिन जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान, भूमि चारागाह पर्ची आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस व्यवस्था के तहत किसानों को पट्टे देने की अनिवार्यता रखी गई थी, किंतु बहुत से किसानों ने अपनी रैयत को पट्टे जारी नहीं किए गए, क्योंकि जमींदार पर उनका कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस वजह से मतलब क्या होता है, विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, कानूनी विवाद मतलब क्या होता है, बढ़ा, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई भी मतलब नियंत्रण नहीं था, ठीक है, इसीलिए नहीं जारी किया। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए, ठीक है। बंगाल में ग्रामीण समाज, ठीक है, रूरल सोसाइटी के चिर अस्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट का परिणाम था। क्या परिणाम आपको देखने को मिला परमानेंट सेटलमेंट का बंगाल में? तो ब्रिटिश यौमन किसानों की तरह कृषि की उन्नति करने के लिए जमींदारों ने पूंजी लगाई और उद्यम किया, ठीक है। धनी संपन्न किसानों के समूह, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गांव में अपनी स्थिति मजबूत बनाने में सफलता पाई। या फिर, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, रैयत पर निश्चित राजस्व लेवी उगाही करने का परिणाम स्वरूप किसान समृद्ध होते चले गए, ठीक है। जमींदारों के निरीक्षणात्मक मतलब पर्यवेक्षी नियंत्रण लगाने के लिए कंपनी द्वारा आरंभ की गई कलेक्टरी की प्रणाली लोकप्रिय होने से असफल हो गई, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? तो आपका डी जो है सही है, ठीक है। देखिए, एनडीए का क्वेश्चन है, काफी टफ है, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल का प्रश्न जो है आपको एनडीए में आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था में कंपनी में जमींदारों के मध्य समझौता हुआ। जमींदार तब तक लगान अदा करता रहा जब तक कि भूमि का मालिक बना रहा। यदि लगान चुकाने में देरी या लगान चुकाने में असमर्थ होता, सूर्यास्त कानून के तहत भूमि बेदखल करके उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसको बोलते थे सनसेट लॉ। क्या होता था? सनसेट लॉ। मान लीजिए कि 8 मतलब 28 तारीख है, ठीक है, आज 28 तारीख है। आज मतलब क्या है ना, आज मतलब क्या है, तो उम्मीद की जाती थी जमींदारों को, आज मतलब क्या है, कर को मतलब क्या करना है, चुकाना है, ठीक है। अब कर को चुकाने कितना चुकाना है, तो भाई 10/11 हिस्सा जो है सो मतलब देना है। मान लीजिए कितने में, मान लीजिए 5 लाख रुपया में मतलब ये तय किया गया, तो उसका 10/11 हिस्सा जो भी होगा, मतलब ऐसा नहीं से 5 लाख का 10/11 जो भी होगा उतना मतलब ब्रिटिश को मतलब सरकार को मतलब चुकाना है, देना है आपको। ये सालाना दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तारीख को अगर आप पैसा अगर नहीं देते हो, तो 4 या 5 बजे के बाद, ठीक है, क्या होता था, सनसेट लॉ की तहत आपकी जमींदारी आपकी छीन ली जाती थी, ठीक है। और वो जमींदारी को छीन कर क्या क्या उसका नीलाम कर दिया जाता था, किसी दूसरे को दे दिया जाता था। इसी व्यवस्था को बोलते थे सनसेट लॉ, ठीक है। जब भी मतलब लगान चुकाने में देरी या लगान चुकाने असमर्थ हो, तो शुरुआत कानून के तहत मतलब उनकी जमींदारी जो थी चली जाती थी। ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, बंगाल में ग्रामीण समाज ने चिरस्थायी बंदोबस्त भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किया, जिसका परिणाम था कि जमींदारों पर नियंत्रण लगाने की कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई कलेक्टरी प्रणाली असफल रही, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 1793 की योजना द्वारा सभी राजस्व न्यायालय समाप्त कर दिए, कलेक्टरों से न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया। इसे अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में भूमि पर वंशागत अधिकार वाले भूस्वामी का नया वर्ग जमींदार बनाया, ठीक है। इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जमींदारों के साथ किया गया था। ऐसे भूमि पे वंशागत राइट किसका हो गया, तो जमींदारों का हो गया। इस व्यवस्था का एक विशेष लाभ यह था कि कंपनी को आय का एक निश्चित हिस्सा तय हो गया, मतलब फिक्स हो गया। उस भूमि से मतलब क्या होगा, इतना पैसा तो आएगा ही, ठीक है। जिससे फसल नष्ट होने पर भी कोई असर नहीं पड़ता था। लेकिन अगर फसल अगर नष्ट हो गया, तो दिक्कत किसके साथ हो जाता था, जमींदारों के साथ दिक्कत हो जाता है, क्योंकि भाई उनको तो 10/11 हिस्सा देना ही है। अब फसल नष्ट हो गया तो मतलब कहाँ से पैसा आ गया, क्योंकि किसान तो कर देंगे नहीं, क्योंकि फसल आप है ही नहीं। लेकिन जमींदारों को 10/11 पैसा देना है, फसल नष्ट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, ओला पड़े, सूखा हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब वो पैसा नहीं दे पाते थे फसल नष्ट होने पे, तो उनकी जमींदारी कानून के तहत उनकी जमीन जो थी छीन ली जाती थी, जिसको बोलते थे सनसेट लॉ, ठीक है। एक निश्चित समय पर लगान अदा न कर पाने की स्थिति में भूस्वामी की जमींदारी जब्त हो जाती थी। यह एक प्रकार का रैयत द्वारा राजस्व अदायगी की चूक माना जाता था। इस व्यवस्था को कृषकों ने नया समूह जोतेदार प्रभावशाली हो गया। जमींदारों की मृत्यु के पश्चात उसकी भूमि उसके उत्तराधिकारियों में चल संपत्ति की बहुत ही विभाज्य हो जाती थी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब ये वंशागत होता था, ठीक है। अगर जमींदार के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटा में जो था वो भूमि जो थी बट जाती थी, ठीक है। समझ रहे हैं। औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, तो गलत ही है ना, ठीक है। इसने जमींदारों को अपनी जमींदारी का भूमि के मालिक के रूप में मानता दे दिया, ठीक है। इसने भू स्वामित्व का वंशागत बना दिया, ये भी ठीक है। जमींदारों का जमीन बेचने का अधिकार हो गया, तो ये भी ठीक है, ठीक है। गलत कौन है, तो पहला वाला गलत है, क्योंकि 1790 में नहीं होगा, 1793 में होगा। और वो बेलेजली नहीं होगा, क्या होगा, तो कॉर्नवालिस होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कॉर्नवालिस होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप, ठीक है, जमींदारी प्रथा के अनुरूप जमींदारों के द्वारा संग्रहित किए जाने राजस्व का सरकार का 70% निर्धारित किया गया था, ठीक है। यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, जो कि पहला वाला प्रश्न की बात करेंगे तो गलत है, क्योंकि 70% नहीं होता था, ठीक है। 10 भाग देना पड़ता था 11 में से, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे, ये देखिए चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में। चिरस्थायी बंदोबस्त, तो ये स्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं, ठीक है, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा कथन सही है। तो देखिए चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के हिस्सों में लागू किया गया, तो नहीं लागू किया गया था ना, ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त में पंजाब भूमि पर बिहार। वंशागत अधिकार, ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त वाले भूमि पर वंशागत अधिकारों को भूस्वामियों को एक नया वर्ग बनाया, ठीक है। चिरस्थायी बंदोबस्त और बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन
कभी भी हटाए नहीं जा सकते, नहीं, अगर आप पैसा नहीं जमा कर सकते थे तो आपकी छीन जाती थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो केवल मतलब क्या होगा, दो होगा, क्योंकि किसी परिस्थिति में हटाने का बात ही नहीं था, क्योंकि एक लॉ था, कौन था लॉ था, सनसेट, क्या था, सनसेट लॉ के अंतर्गत उनकी जमींदारी जो थी नीलाम कर दी जाती थी। अगर निश्चित और नियत तारीख पे वो क्या करते थे, अपने पैसा को नहीं चुकाते थे, तो सनसेट लॉ की तहत उनकी जमींदारी जो थी क्या होती थी, छीन ली जाती थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 1793 कितने क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच क्वेश्चन? अभी हमको उम्मीद, हम इतना आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं, अभी ये पीडीएफ मैं कई बार दे चुका, किसी ने सेव करके भी नहीं रखा होगा। ठीक है, घर से पढ़ कर आने का तो बात ही दूर है। ठीक है, 1793 में चिर अस्थायी बंदोबस्त के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा सही है? ठीक है, चिर अस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व के अधिकार कृषकों में निहित किया। ठीक है, चिर अस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व के अधिकार जमींदारों में निहित किया। ठीक है, तो जमींदार में निहित था। अगर देखेंगे तो दोनों में से किसी में निहित नहीं था। ठीक है, एक तरह से देखिए इसका आंसर लेता क्या है। ठीक है, और आप देखेंगे तो जमींदारों का एक विशिष्ट तिथि तक लगान निर्धारित करने की जमा करनी पड़ती थी, ये ठीक है। चिरास्थायी बंधन से जमींदारों को काफी लाभ हुआ, जो कि कृषकों को नुकसान हुआ। तो क्या सही इसका लिया है, इसका आंसर लिया बी, 2 और 3 लिया है। ठीक है, मतलब चौथा गलत है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो ये व्यवस्था जो था ना, किसी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद नहीं था, क्योंकि अगर जमींदार अगर समय से अगर पैसा नहीं चुकाते थे तो उनकी भी क्या चली जाती थी, उनकी भी जमींदारी तो चली जाती थी ना। और जमींदार भी इसमें प्रॉफिट नहीं थे, क्योंकि कभी कभी सूखा वगैरह पड़ जाता था तो भी उनका पैसा देना पड़ता था, क्योंकि इसमें लगान तो फिक्स होता है, आपको इतना देना है। ठीक है, फिक्स है। ठीक है, आपको इतना देना, चाहे किसी भी परिस्थिति में देना। तो इनके लिए भी व्यवस्था बहुत अधिक जो थी, ठीक है, हेल्पफुल नहीं थी। और इसमें बेचारा जमींदार तो, बेचारा किसान तो बात की इसमें मारा ही जा रहा था। ठीक है, लगे इसका 2-3 स्टेटमेंट जो लिया है सही लिया है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है नहीं पता चला? 9 हाँ, 156 है सर। ठीक है, तो आज इतना ही तक करेंगे। ठीक है, कल 27 नंबर से करेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, कल 27 नंबर से करेंगे, मार्क करके रखिए। ठीक है, गर्मी का दिन है, 1 घंटा से ज्यादा बोलने में दिक्कत